हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट नॉलेज पर। मैं हूं कुमार विनय और आज का यह वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनके मन में यह हमेशा सवाल होता है कि यूपीएससी मुझसे नहीं होगा। इस वीडियो को देखने के बाद में जिस तरह से राजस्थान की इस बेटी ने अपना परचम लहराया है आरएएस के एग्जाम में, तो मैं चाहता हूं कि आप में से सभी लोग इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके पास बहानों की लिस्ट होती है, जिनके पास यह होता है कि मुझसे नहीं होगा या मुझसे नहीं हो पाएगा। तो चलिए इस वीडियो में अब आप उन्हीं की जुबानी सुनिए उनके सफलता की कहानी को। असीम सौंदर्य और पवित्रता की प्रतीक इस गुलाबी नगरी को नमन करती हूँ। राजस्थान विश्वविद्यालय की दैदीप्यमान प्रतिष्ठा और उसमें आप सबकी शिक्षा के प्रति निष्ठा को नमन करती हूँ। वह वटवृक्ष जिसकी छांव में यह विश्वविद्यालय परिवार फल फूल रहा है, ऐसे कृतज्ञता अभिभूत और जीवन सौंदर्य के पारखी माननीय कुलपति महोदय को नमन करती हूँ। जल से इसे सींचने वाले विद्वत शिक्षक समाज को नमन करती हूँ। राजस्थान विश्वविद्यालय की वैभवशाली परंपरा और गौरवशाली इतिहास और उसमें जन्मी आप सबकी सुनहरे भविष्य की उत्साहित और अनुशासित प्यास को नमन करते हुए नमन करती हूँ उस परम पिता परमेश्वर को जो मुझ में वक्ता बनकर बोल रहा है, आप में श्रोता बनकर सुन रहा है और इस पंडाल के कण कण में विद्यमान होकर इस परम अनुष्ठान को साकार मंचस्थ विद्वत समाज और देश के छलनी हुए जिगर को मरहम लगाने की एकमात्र आशा स्थल प्यारे साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मुझे आज ऐसे लोगों के बीच व्याख्यान का अवसर मिला है जो उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से उन्हें जीवन संग्राम में कूदना है। अभी आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां और संघर्ष है। ऐसा नहीं है कि आरएस बनने के बाद मेरे संघर्ष और चुनौतियां खत्म हो गए हैं, बल्कि वो तो अभी शुरू हुए हैं, लेकिन उनसे लोहा लिए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। साथियों, मुझे नहीं लगता कि मैं अपने इन स्नातक अनुजों को कोई मार्गदर्शन दे सकती हूँ या आप में किसी अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक जिज्ञासु विद्यार्थी रही हूँ और पिछले कुछ वर्षों में वही सामने आप ही की तरफ बैठा करती थी जहां आज आप जगमग तारों की तरह इस परिसर को रोशन कर रहे हैं। किंतु मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि यहाँ सिखाए जाने वाले उस श्रम, उस धैर्य, उस मार्गदर्शन, उस शैक्षिक वातावरण, शिक्षकों की विद्वता और अनुशासन के आवरण को यदि जीवन में उतार लिया जाए तो असंभव कुछ भी नहीं है। जैसा कि एक साथी ने कहा था, वैसे ही मेरे साथ में भी यही घटना है। मुझे भी प्रशासन में आने से पहले ये पता नहीं था कि आरएस क्या होता है, वो क्या करता है। स्कूल में साथी लड़कियों ने कह दिया कि हम आरएस बनेंगी, तो मैंने भी 9th क्लास का रिजल्ट आते ही अपने बाल मन में पूरे घर में ये सार्वजनिक उद्घोषणा कर दी कि मैं आरएस बनूंगी। चूंकि पिताजी शिक्षा अधिकारी रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे ये पता चला कि हाँ, कोई आरएस होता तो कोई बड़ा अफसर है। किसी ने ताना मार दिया तो आरएस बनना एक चैलेंज के रूप में ले लिया। हम लोग पतंग उड़ाते थे और पड़ोस में एक अगरबत्ती का कारखाना था, वहां बच्चे छत पर अगरबत्तियां बनाते थे। मैं और मेरी बहन वहां गए और वहां जाकर मालिक को कहा कि इनसे काम क्यों करवाते हो, इनको पतंग उड़ाने दो ना। तो अंकल बोले कि तू कौन सी कलेक्टर लग रही है यहाँ पे। मैंने सोचा कलेक्टर कौन सी तोप होता है, और अगर ये कोई तोप होता है तो एक गोला तो मैं भी दागूंगी। धीरे धीरे परिवेश बढ़ा, लोगों से जुड़ाव बढ़ा, एक आरएस अधिकारी के अधिकार, दायित्व और दायरे को समझा और फिर खुद के अंदर झांका तो देखा और पाया कि हाँ, मैं किसी काम को योजनाबद्ध तरीके से कर सकती हूँ, किसी बात के पक्ष और विपक्ष पर विचार कर सकती हूँ, नेतृत्व क्षमता भी है, अपनी बात दूसरों तक संप्रेषित कर सकती हूँ। मम्मी और चाची का झगड़ा हो जाता तो उन्हें मना भी लेती हूँ, और दादी का आशीर्वाद तो है ही है। मैं आरएस बन सकती हूँ, मैं आरएस बनूंगी। और तब मैंने सोचा कि न गरज किसी से, न वास्ता किसी से, मुझे काम है अपने काम से, तेरी जिक्र से, तेरी फिक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम से। और आरएस को ही मैंने अपनी जिक्र और फिक्र बना लिया। और साथियों, यही सम्मिलित कारण और घटनाएं हैं जिनके परिणाम स्वरूप मैं आज यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ।
सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि आप सब ये तय करें कि आप आरएएस आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, अपना उद्देश्य निश्चित करें। आपके भी आरएएस आईएएस बनने के मेरी तरह अनेक कारण और बहुत सारी प्रेरणाएं हो सकती है, लेकिन अब समय यह है कि समय रहते उनको पहचानें। रिजल्ट आने के 5-7 महीने तक मुझसे एक सवाल बार बार पूछा गया और शायद उसी सवाल का जवाब देने के लिए आज भी यहाँ बुलाया गया है कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, उसका मूल मंत्र क्या है। साथियों, और मेरा जवाब हर बार घुमा फिराकर एक ही होता है, परिश्रम, परिश्रम और परिश्रम। लेकिन ये समयबद्ध, सकारात्मक और लक्ष्योन्मुखी होना चाहिए। टॉपर कोई भी हो सकता है, आवश्यकता सिर्फ लगन, मेहनत और धैर्य की है। थोड़ा संक्षेप में बात करते हुए अब मैं आती हूँ परीक्षा के विविध स्तरों पर। जैसा कि आप सभी को पता है, परीक्षा के 3 स्तर है। संक्षेप में ही चर्चा करूंगी। प्रारंभिक स्तर पर, प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक एक बिंदु की तैयारी के लिए सटीक और स्पष्ट तैयारी की जरूरत है। और यहाँ नादानी करने का मतलब है अपनी पतंग खुद काटना। वस्तुतः दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से करनी चाहिए और बिना किसी शॉर्टकट की उम्मीद लगाए करनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने कभी हाथी नहीं देखा है, अचानक उसके सामने अगर हाथी आए तो क्या होगा? डर जाएगा। इसलिए आप पिछले वर्षों के, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण कर सबसे पहले अपने डर को दूर भगाएं। अक्सर विद्यार्थी इस असमंजस में रहते हैं कि तैयारी कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें। मेरे हिसाब से 9वीं 10वीं की मानक पाठ्य पुस्तकों जैसे एनसीईआरटी बुक्स, इनसे सबसे पहले अपना आधार मजबूत बनाएं और फिर इसके साथ ही किसी एक राष्ट्रीय और राज्य स्तर के समाचार पत्र या और किसी एक मासिक पत्रिका का नियमित अध्ययन करें। जो बिंदु समझ में नहीं आए उन्हें याद करने के लिए नोट्स बना लें और परीक्षा से पूर्व उनका अधिकाधिक रिवीजन करें। ये थी प्रारंभिक परीक्षा। मुख्य परीक्षा की बात करें। मुख्य परीक्षा वास्तव में इस परीक्षा का निर्णायक चरण है, जिसका इस परीक्षा में 88% योगदान है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ उत्तर की कसावट और उसका सर्वोत्तम प्रस्तुतिकरण ही कामयाबी का मूल मंत्र है। मुख्य परीक्षा से पहले इन प्रश्नों पर विचार करें कि परीक्षा का पाठ्यक्रम किस प्रकार का है, पैटर्न किस तरीके का है, सवाल पूछे जाने का ट्रेंड क्या रहा है, मानक पाठ्य सामग्री कहां से और कैसे मिलेगी, उत्तर लेखन के लिए रणनीति और समय प्रबंधन कैसे करना है, पूर्व में सफल रहे अभ्यर्थियों की क्या रणनीति रही है, कितनी मेहनत जरूरी है, कितनी मूवीज और पार्टियों में नहीं जाना है, कितनी गप्पे एग्जाम के बाद के लिए छोड़नी है, व्हाट्सएप को मोबाइल में कब तक अनइंस्टॉल रखना है। इन सभी प्रश्नों के सवाल आप खुद खोजें और अगर नहीं मिले तो आप कुलपति महोदय को धन्यवाद दें कि उन्होंने इसका समाधान करवा दिया। दोस्तों, वास्तव में प्रत्येक अभ्यर्थी, प्रत्येक विद्यार्थी के पढ़ने का तरीका, उसके सोच की गहराई, पारिवारिक परिस्थितियां और समय की उपलब्धता अलग अलग होती है। अगर आप इन सवालों के जवाब खोज लेते हैं तो आपकी आधी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब बात करती हूं साक्षात्कार की। जैसे कि पुष्पा जी ने कहा था कि साक्षात्कार आपके ज्ञान का नहीं अपितु आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। साक्षात्कार में सामान्यतः एक अभ्यर्थी की मानसिक सजगता, ध्यान दीजिएगा, मानसिक सजगता, समीक्षात्मक दृष्टिकोण, नेतृत्व, निर्णय क्षमता, रुचि की विविधता, सामाजिक संगठन की योग्यता, बौद्धिक और नैतिक ईमानदारी और इसके अलावा आसपास की घटनाओं में, आसपास की परिवेश में घटित हो रही घटनाओं में अभिरुचि और दृष्टिकोण की गहन जांच होती है। सभी प्रश्नों का उत्तर देना एक अच्छे साक्षात्कार का प्रतीक नहीं है और कुछ प्रश्नों का उत्तर न देना साक्षात्कार के बिगड़ने का परिचायक भी नहीं है। वस्तुतः ये तो सामने आ रही आपकी अवधारणाओं और आपके हाव भाव पर आधारित है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि कितने प्रश्नों का उत्तर दिया, अपितु ये है कि उत्तर किस प्रकार दिया। अक्सर विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं कि मैडम साक्षात्कार के लिए कक्ष में जाने से पूर्व क्या करें, दरवाजा खोल के अनुमति कैसे मांगे, हिंदी में मांगे या अंग्रेजी में मांगे।
कुर्सी पर उनके कहने पर बैठे कि खुद बैठ जाए, बैठते वक्त हाथ टेबल पर रखे, पांव पर रखे, सिर पर रखे, कहाँ रखे। लड़के पूछते हैं कि मैडम टाई लगाएं, टाई के साथ कोट भी पहने, क्या शेविंग करें या नहीं करें। और लड़कियां भी पूछती है कि साड़ी पहने, सूट पहने, सूट पहने तो मैचिंग का ब्लाउज पहने, क्या मैचिंग की नेल पॉलिश, सैंडल, ईयररिंग्स, पर्स, बैंगल्स, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन अगर चर्चा करें तो ये एक ऐसा विषय है जिस पर पूरा दिन खर्च किया जा सकता है। लेकिन अगर मेरी माने, संक्षेप में मेरी माने, तो आप तो बस, अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी है, आपकी विषय पर पकड़ है, आपने जो अपने हिसाब से कपड़े पहने हैं उनमें आप सुविधाजनक महसूस कर रहे हैं और उनसे आपके शरीर का आत्मविश्वास झलक रहा है, अगर आपको लगे कि आपने अपने माता पिता का आशीर्वाद ले लिया है, ईश्वर में आपकी आस्था है और दादी और नानी ने कह दिया कि जा बेटा कलेक्टर बन के ही आई, तो आप तो बस दरवाजा खोलिए और मुस्कुराते हुए अंदर घुस जाइए। अभी आपका बायोडेटा देखा जा रहा है। एक प्रश्न आपकी हॉबी से, अगला ग्रेजुएशन के विषय से, अगला करंट नॉलेज से और क्रमशः प्रश्नों का सिलसिला। और अगर आपने अंत तक अपनी संप्रेषणीयता, अपनी समझ, अपनी ग्रहणशीलता, अपने नेतृत्व को बनाए रखा, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा है, तो आप उसी तरह मुस्कुराते हुए बाहर आकर भेरू जी, भोमिया जी, पित्तर जी, जिनको भी आपने याद किया था, उनको धन्यवाद दे सकते हैं। और अगर कोई साथी चाहे तो खोले के हनुमान जी में सवामणि की तैयारी भी कर सकता है, क्योंकि मैं एक गारंटी देती हूँ, मैं एक गारंटी देती हूँ कि जीत आपकी है। शर्त इतनी है कि सवामणि का निमंत्रण मुझे मिलना चाहिए। तो ये तो बात हुई परीक्षा के विविध स्तरों की। अब मैं परीक्षा में सफलता की क्या प्रक्रिया है